हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा के दौरान हमने छायावादी युग का प्रारंभ देखा, छायावादी युग का समय देखा, छायावाद की कुछ परिभाषाएं देखी और छायावाद से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य देखे जहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में हम छायावादी कवियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके विषय में जानेंगे। अगर छायावाद से प्रश्न पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद से पक्का एक प्रश्न पूछा जाना तय होता है। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ। काशी के एक संपन्न राजघराने में हुआ। ये जो समय है इनका, ये आप 1889 कर लेंगे। अगर आपसे जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछा जाता है तो आप कितना करेंगे? 1889। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से सही नहीं दिया गया है। इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी। कहाँ हुआ? काशी में सुंगनी साहू नाम का एक प्रसिद्ध राजघराना था, उसमें इनका जन्म हुआ, जो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कवि होने के साथ साथ ये गंभीर चिंतक भी थे। कामायनी 1935 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनकी काव्य रचनाओं में वन मिलन, प्रेम राज्य, इनकी काव्य रचनाओं का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। वन मिलन 1909 ईस्वी में, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में, शोकोच्छवास 1910 ईस्वी में, बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1913 में, करुणालय 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, झरना 1918 में, इसका तो पक्का ही याद रखेंगे, आंसू का याद रखेंगे 1924 ईस्वी में, और लहर का 1933 ईस्वी में। इनकी कविताओं में स्वार्थ का निषेध कर भारतीय समाज और विश्व के कल्याण की प्रतिष्ठा की गई है। तो इस पुस्तक में जो जयशंकर प्रसाद के विषय में जानकारी दी गई है वह बहुत थोड़ी कम जानकारी है। आप याद रखेंगे, प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में आपको बता रही हूँ कि प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। इसके पश्चात ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ? सुंगनी साहू परिवार में हुआ। 48 वर्ष की अल्पायु में इनका मृत्युकाल हो जाता है। 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अभी हमने देखा प्रेम पथिक से लेकर के और कामायनी 1935 ईस्वी तक लिखी गई। सबसे पहले प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में लिखी जाती है। फिर ये प्रेम पथिक जो है ये प्रश्न भी पूछा जाता है 1905 में ब्रजभाषा में लिखी जाती है और 1913 ईस्वी में इसे खड़ी बोली में लिखा जाता है। प्रेम पथिक के संदर्भ में यह बात आप ध्यान रखेंगे, पूछी जाती है। इसके पश्चात चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो चित्राधार रचना है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। प्रारंभिक जीवन में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। चित्राधार में इसके भी 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में इसकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचित कविताओं का संकलन है और द्वितीय संस्करण में केवल ब्रजभाषा में रचित कविताओं का संकलन है। इनकी प्रेम पथिक जो रचना है यह भी पहले ब्रजभाषा में लिखी जाती है और आगे चलकर यह खड़ी बोली में लिखी जाती है। यह एक छोटा प्रबंध काव्य माना जाता है। महाराणा का महत्व एक लघु ऐतिहासिक खंड काव्य है। कानन कुसुम एक कविता संग्रह है जिसमें 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक के मध्य रचित जो स्फुट कविताएं हैं उनका संकलन किया गया है। झरना से संबंधित सभी तथ्य आप याद रखेंगे। इसका जो समय है झरना का 1918 ईस्वी में है। यह एक गीत संग्रह है। अगर आपसे प्रश्न बुनाकर पूछ लिया जाता है कि झरना है एक गीत संग्रह, तो आप क्या करेंगे? झरना एक गीत संग्रह है। इसमें गीतों में प्रसाद जी की भावनाएं विभिन्न रूपों में बिखरी हुई है। एक और इसमें प्रकृति की मंजूर मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप से किया है, तो दूसरी ओर वह प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति से भी परिपूर्ण दिखाई देता है। आंसू प्रश्न पूछा गया है। आंसू एक स्मृति काव्य है, झरना गीत संग्रह है और कानन कुसुम कविता संग्रह है। लहर एक कविता संग्रह है या गीति काव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी से 33 तक की कविताओं का इसमें संकलन किया गया है। आंसू का जो समय है वह 1925 ईस्वी माना जाता है। कामायनी से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वह कामायनी के सर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सर्ग के अलावा इसमें पात्र हैं उनके प्रतीकों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। यह कहाँ से ली गई है रचना, यह पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे
कामायनी प्रसाद जी की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जो आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें मनु मन का प्रतीक होते हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक होती है, ईड़ा बुद्धि का, और अन्य जो पात्र हैं आकुली और किरात ये आसुरी शक्तियों का, और कुमार मानव का प्रतीक होते हैं। इसके 15 सर्ग आप क्रम से याद कर लेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। 15 सर्ग हैं कामायनी में। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, इनको कर्म से आप याद कर लेंगे। प्रसाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और आपको याद करने हैं वह है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है इनको। इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक भी कहा है, और आलोचक इनको झारखंडी कवि भी कहते हैं। कलाधर नाम से ब्रिजभाषा में रचना करते थे। उर्वशी इनकी गद्य पद्य में चंपू काव्य है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है इनका जो करुणालय है वह, और 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका के संपादन के साथ इनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई है। ये सभी तथ्य जयशंकर प्रसाद से संबंधित आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जन्म के संदर्भ में भी विवाद है, यहाँ दिया हुआ है 1897 ईस्वी में। तो कहीं आपको 1897 मिलेगा, कहीं 96 मिलेगा, और कहीं 99 भी मिल जाता है एनसीईआरटी की पुस्तकों में। तो आपको ये सभी एक साथ दिए हुए नहीं मिलेंगे, वैसे इनका समय 1897 ईस्वी मान लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल स्टेट मेदिनीपुर बंगाल में बसंत पंचमी को हुआ है। इनका जीवन अनेक अभावों और विपत्तियों से भरा हुआ है। ये अपने धुन के पक्की और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। इनकी रचनाओं में जूही की कली सन भी याद रखेंगे 1916 ईस्वी में, अनामिका 1923 में। क्रम से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और महादेवी वर्मा की रचनाओं को आपसे क्रम से लगवाया जा सकता है। जूही की कली 1916 में, अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में और तुलसीदास 1937 में इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने मतवाला और समन्वय का संपादन भी किया है। इनकी लंबी कविता राम की शक्ति पूजा इनकी ही नहीं वरन संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि कही जा सकती है। निराला से संबंधित जो बात जो परीक्षा में पूछी जाती है, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इनका तुलसीदास श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। सरोस्मृति एक शोक गीत है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कि जो सरोस्मृति है वह एक शोक गीत है, जिसे कवि ने 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा है। इसे हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। इसमें वात्सल्य और करुण दोनों ही रसों की अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। राम की शक्ति पूजा इनका लघु प्रबंधात्मक काव्य है, जिसमें निराला का ओज और अपनी शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। कृतिवासी रामायण का प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है। कुकुरमुता इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा प्रहार किया है। इसमें जो कुकुरमुता है उसको आम और सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बताया गया है, और जो गुलाब है उसे पूंजीपति और अभिजात्य वर्गों का प्रतीक बताते हुए कुकुरमुता पूंजीपति या अभिजात्य वर्ग पर व्यंग्य करता है, और गुलाब को कहता है कि अभी सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट डाल पे इतरा रहा है। कैपिटलिस्ट बड़ी अच्छी कविता है। अणिमा 3 प्रकार के गीत संग्रहित हैं। अणिमा में नए पत्ते, इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। छायावादी युग में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर इसे यह नाम दिया है। तो महाप्राण जो शब्द है वो देने वाले हैं गंगा प्रसाद पांडे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है, या यूँ कहें कि मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद को केंचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है। रबर छंद या केंचुआ छंद, किसको? मुक्त छंद को।
इनको छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? छायावाद, प्रगति और प्रयोगवाद तीनों ही आंदोलनों का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का रुद्र या महेश इन्हें कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने इन्हें ओज और औदात्य का कवि कहा है। याद रखेंगे, ओज और औदात्य का कवि किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इन्होंने मतवाला और समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन कार्य किया है। मतवाला पत्र का मोटो यानी मुख्य पृष्ठ पर लिखा वाक्य होता था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है आरपीएससी की परीक्षा के द्वारा। अमीय गरल शशि शिखर ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो ये जो मतवाला पत्र है उसके ऊपर लिखा रहता था, उसका मोटो होता था अमीय गरल शशि शिखर, रवि कर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। द्विवेदीकालीन कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। किनको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या कि इनका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख था भावों की भिड़ंत नाम से। भावों की भिड़ंत नाम से लेख किसने लिखा था? बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा था और संपादित हुआ था, प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। किस निबंध में? भावों की भिड़ंत में बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। इस लेख के तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। इस लेख ने रविवार को इनका जन्म हुआ था। सर्वप्रथम इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था और बाद में सूर्यकांत इन्हें बदल कर दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित ये संपूर्ण बातें आप याद रखेंगे, चाहे वो केचुआ छंद से संबंधित हो, चाहे इनके औदात्य और ओज के कवि का नाम हो, चाहे मतवाला का मोटा हो, राम की शक्ति पूजा से संबंधित, सरोस्मृति और तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। इनकी प्रमुख कविता कुकुरमुत्ता से संबंधित जो तथ्य बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पश्चात सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 से 1970 यानी जन्म 1900 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ। बचपन में मातृ स्नेह से वंचित हुए बालक पंत का मन अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा की ओर आकृष्ट हुआ। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा, सन याद रखेंगे, पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। अनेक काव्य ग्रंथ और हैं इनके, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। सभी के सन आप क्रम से याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं, क्रम लगवाया जा सकता है। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 ईस्वी में। वीणा इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। पंत के काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण देखने को मिलता है। तो इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पंत से संबंधित पूछे जाते हैं? इनकी छायावादी रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं, पंत की रचनाएं, उनको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है और ये चारों ही श्रेणियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। चारों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, चारों के दर्शन आपसे पूछे जा सकते हैं और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से युग की कौन सी कविता मानी जाती है। तो छायावादी रचनाएं या छायावादी युग की इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये इनकी 1918 से 1934 के बीच की रचनाएं मानी जाती हैं, जिसे छायावादी युग कहा गया है। समय आप याद रखेंगे, क्रम आप याद रखेंगे, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। इसके पश्चात पंत की जो रचनाएं आती हैं प्रगतिवादी युग की रचनाएं, जिसमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में और ग्राम्य 1940 ईस्वी में। इसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं आती हैं या अंतश्चेतनावादी युग जिसे कहा गया है। 1946 से 1948 के मध्य ये रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें स्वर्ण किरण जो अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर और युगपथ। स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्णधूलि 47 में, युगांतर 48 में और युगपथ भी 48 ईस्वी में। तो इनके
3 जो श्रेणी है वह हो चुकी हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, अरविंद दर्शन, और अंतिम जो है वह मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं इन्होंने लिखी, जिसे नव मानवतावादी युग भी कहा गया। इसमें लोकायतन 1964 ईस्वी में, चिदम्बरा 1959 ईस्वी में, पतझर, अभिसिका, अतिमा, वापी, सासी की रात, कला और बूढ़ा चांद रचनाओं को शामिल किया गया है। तो ये चारों जो श्रेणियां हैं जो विभाजित किया गया है, छायावादी युग की रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, प्रगतिवादी रचनाओं में युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, अरविंद दर्शन में स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर और युगपथ, और मानवतावादी में लोकायतन, चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद। आगे देखते हैं कि पंत जी से संबंधित जो तथ्य और कौन से आपको याद रखने हैं। याद रखना है इनकी जो रचना है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में, जो अभी हमने बात की आपसे, 1916 ईस्वी में इनकी पहली जो आती है गिरजे का घंटा, उसका समय याद रखना है। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो, पल्लव की भूमिका को 1928 ईस्वी में कहा जाता है। पंत की सर्वप्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास मानी जाती है। उच्छ्वास पहली छायावादी रचना है, और सभी जो हैं ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन मानी जाती है। रचनाओं के संदर्भ में, इनके आरंभिक रचनाओं के संदर्भ में, प्रगतिवादी, अरविंद और मानवतावादी रचनाओं के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। नंदुलारी वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। नंदुलारी वाजपेयी प्रवर्तक और शुक्ल इनको प्रतिनिधि कवि मानते हैं। पंत का जो प्रमुख छंद माना जाता है वह माना जाता है रोला। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन से ये इतने प्रभावित हुए कि इनकी जीवन दिशा ही बदल गई। सुमित्रा नंदन राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है, अतः कुछ लोग इन्हें रामानुजन भी कहते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। गोसाई दत्त याद रखेंगे, इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपनाम देने की परंपरा पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ की हुई मानी जाती है, याद रखेंगे। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे लोकायतन से संबंधित बात आपको याद रखनी है कि पंत का सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है, तो किसका नाम लेंगे? लोकायतन का नाम लेंगे। ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य या महाकाव्य कहा जा सकता है किसी लोकायतन को। इससे संबंधित प्रश्न आपसे यूँ बनाकर पूछा जा सकता है कि लोकायतन से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, तो यह सर्वश्रेष्ठ रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, प्रबंध काव्य है, 700 पृष्ठों का है, 2 खंडों में है, 7 अध्यायों में विभक्त है और अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। ये सभी तथ्य लोकायतन से संबंधित याद रखेंगे। चिदम्बरा से संबंधित याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। लोकायतन को सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार मिला हुआ है और कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। इनकी तीनों रचनाओं को जो पुरस्कार मिला हुआ है उसके संदर्भ में याद रखेंगे। और याद रखेंगे युगवाणी रचना पंत के प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से इन्होंने खादी के फूल शीर्षक नाम से कविता लिखी है, याद रखेंगे। खादी के फूल, ये हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर इन्होंने रचना लिखी है। तो ये सभी तथ्य आप पंत जी से संबंधित याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्न महादेवी वर्मा से संबंधित हैं वह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।